नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इन द यूरोप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को जो है कवर करते हैं। तो इनसे पहले जो है प्यारे बच्चों, आपको जो क्या करेंगे, यानी 23 जो है क्या करेंगे, 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर कराएंगे इस वीडियो में। इनके बाद जो है प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेंगे जो 1 से लेकर 7 रहेगा, जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनके बाद जो है बाकी क्या रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं बहुत ही तेजी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी प्यारे बच्चों? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? ए में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि, और बी में कहता है पेरिस की संधि, और सी में कहता है कि वियना कांग्रेस की संधि, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है, 1871 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ए में कहता है कि संघीय शासन अवस्था, और बी में कहता है कि संवैधानिक राजतंत्र, और सी में कहता है कि गणराज्य, और डी में कहता है कि अधिनायकवाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो गणराज्य हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी उत्तरदायी था? ए कहता है कि काउंट काउर, बी में कहता है कि विस्मार्क, सी में कहता है कि गैरीबाल्डी, और डी में कहता है कि मेजिनी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो विस्मार्क हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? यानी विस्मार्क था, ठीक है, इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष से हुई? ए में कहता है कि 1864 ईस्वी में, बी में कहता है 1866 ईस्वी में, सी में कहता है 1870 ईस्वी में, डी में कहता है 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ए में कहता है बिस्मार्क, बी में कहता है मेजिनी, सी में कहता है कावुड, डी में कहता है कि गैरी बाल्डी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो बिस्मार्क हो जाएगा। इटली के एकीकरण के निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं है? तो वह बिस्मार्क से संबंध नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ए में कहता है इंग्लैंड, बी में कहता है रूस, सी में कहता है ऑस्ट्रिया, डी में कहता है पर्सा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन था? ए कहता है मेजिनी, बी में कहता है गैरीबाल्ड, सी में कहता है लेनिन, डी में कहता है विस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, आपका विस्मार्क हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन था? यानी विस्मार्क था प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ए कहता है 1863 में, बी में कहता है कि 1864 में, सी में कहता है 1871 में, डी में कहता है 1872 में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो 1871 ईस्वी में जब फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि काउंट काबुर के विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया है? ए कहता है सेनापति, बी कहता है फ्रांस में राजदूत, और सी में कहता है प्रधानमंत्री, डी में कहता है गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री पर जो है काउंट काबुर के विक्टर एमेनुएल जो है नियुक्त किया था। किस पर? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए कहता है मेजी ने, बी कहता है हिटलर ने, सी कहता है विस्मार्क ने, डी कहता है विलियम ने। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो आपका विस्मार्क हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हिटलर कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है प्यारे बच्चों, इसके कमेंट सेक्शन में जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए कहता है तुर्की को, बी कहता है इटली को, सी कहता है इंग्लैंड को, डी कहता है फ्रांस को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यानी यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी, बी कहता है गैरीबाल्डी, सी में कहता है कि विक्टर एमानुएल, डी में कहता है कि मुसोलिनी ने किया था। तो
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो मेजिनी, यानी यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी था, इसको याद रखेंगे। 13 में कहता है कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? मैसूर, बी कहता शिमला, सी में कहता है कश्मीर, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो मैसूर में हो जाएगा। मैसूर शहर किस स्टेट में है, इसको किस राज्य में है प्यारे बच्चों? आपको जो है कॉमन सेशन में जवाब दो फटाफट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ए कहता है क्राइमिया का युद्ध, बी कहता है कि सोडावा का युद्ध, और सी में कहता है परसा डेनमार्क का युद्ध, और डी में कहता है कि सेडान का युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो सेडान का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए कहता है कि सिपाही, बी कहता है किसान, सी कहता है जमींदार, डी में कहता है कि नाविक। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो नाविक हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए कहता है कि लुई 18वां, बी कहता है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में कहता है कि नेपोलियन थर्ड, और डी में कहता है कि विस्मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं कि सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? ए कहता है कि सेडान, बी कहता है कि सोडावा, डी में कहता है कि साइडाइन, डी में कहता है कि फ्रैंकफर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेडान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? एक कहता है मेजिनी, बी कहता है गैरीबाल्डी, सी कहता है काउंट कावुट, डी में कहता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करते हैं, यानी इटली एकीकरण के निम्नलिखित किसका योगदान था? यानी मेजिनी का भी था, गैरीबाल्डी का भी था, और सी में कहता है कि काउंट कावुर का भी था, ये तीनों का था, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए 19 को मैं कहता है कि वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, बी 1848, सी 1870, डी कहता है 1871 में। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, 1815 ईस्वी में जो है वियना सम्मेलन हुआ था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करते हैं कि जल वेरिन संबंधित था, किससे था? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, सी कहता है कि विद्वानों से, डी कहता है कि पादरियों से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, व्यापारियों से था। क्या जल वेरिन संबंधित किससे था? व्यापारियों से था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करते हैं कि जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 में, 1952 में, 1950 में, डी 1985 में। क्वेश्चन नंबर जो है 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो 1954 ईस्वी में हो जाएगा। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ये था ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और अब जो है मैं आप लोगों को जो है प्यारे बच्चों जो है ग्रुप ए तो क्लियर हो गया, ग्रुप बी से जो है प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तेजी के साथ कवर करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है देखिएगा, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां को बताइए प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए 2 उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर में कहता है कि वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी। नंबर 1, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया था। नंबर 2, फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां की राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रेलियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों में जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल कर दिया गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये थी इनके क्या थी 2 उपलब्धियां। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। आइए जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। देखिए ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। इटली में वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सेडोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन सख्तहीन संघ राज्य था। उत्तरी जर्मन महासंघीय स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कवर करते हैं कि मेजिनी कौन था। मेजिनी के बारे में पता नहीं है तो इसके बारे में जान लीजिए कि मेजिनी कौन था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर को देखेंगे। मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है और वो सेनापति होने के साथ साथ राजतंत्र विचारों का समर्थक था, साहित्यकार भी था। उसके गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1831 में यंग इटली की स्थापना की। मेजिनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया को प्रभाव से इटली के मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली के एकीकरण करना था, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर
जो है 4 को कवर करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी प्यारे बच्चों, देखिए उनकी नीति को जान लेते हैं। ठीक है, कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम के पर्याप्त राष्ट्रवादी और कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा ठीक है क्या किया, पर्सा की स्थिति मजबूत की और इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, जर्मनी एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था, यानी गैरिबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे कि गैरिबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, उनके कार्य क्या था उनके चर्चा करें। इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया और वह युद्ध की नीति के विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने क्या किया, सिसिली पर अधिकार किया और वहां गणतंत्र की स्थापना की और वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके वजह से जो है वो युद्ध नहीं लड़ी थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 कवर करते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, मेजनी की इटली के एकीकरण के पैगंबर या मसीहा कहा जाता था। राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित होकर उसने क्या किया, कवि नारी की सदस्यता ग्रहण की और वह गणतांत्रिक विचार का समर्थक तथा साहित्यकार था। इसके लेखकों को इटली के लोगों को उत्साह को राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। 1830 से 31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप का गठन किया और यह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था। 1848 ईस्वी में इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा और उससे पलायन करना पड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी की जो एकीकरण था उसमें क्या क्या बाधाएं थी देखिएगा। ठीक है, इनमें 5 बाधाएं थी प्यारे बच्चों। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। नंबर 1, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। 2, नंबर 2, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। और नंबर 3, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। इसके बाद जो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था और तथा कहता कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति भी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ये थे आपका जो है ठीक है लघु उत्तरीय प्रश्न था। क्या था, लघु था। ठीक है, क्या था, लघु उत्तरीय प्रश्न था। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, 2 ही प्रश्नों को कवर करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदानों की विवेचना करें। ठीक है, आइए उनकी विवेचना करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार के फ्रांस की राजक्रांत तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों का महत्वपूर्ण योगदान है। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस में सत्ता पर अधिकार करते हुए 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन बैठा। सम्राट के रूप में ही उसने ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना क्या किया, आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति का संदेश नेपोलियन के प्रभाव वाले यूरोपीय क्षेत्र पर पड़ा। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्यों में वैसी ही संस्थाएं स्थापित की गई फ्रांस में प्रचलित थी। फ्रांस पर आश्रित राज्यों में भी नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासक और अर्थव्यवस्था लागू की गई। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता द्वारा ही जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष में समानता के सिद्धांत अपनाया गया। इससे फ्रांस के अधिकृत यूरोपीय देशों में एक नई आशा जागी और वहां तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठने लगी तथा राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ और यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन की अभियानों द्वारा क्या किया, नवयुग का संदेश हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है क्या किया, द्वारा ही न्यू का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी के इटली के राज्यों में भौगोलिक नाम की क्या किया, परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग क्या हुआ, प्रशस्त हुआ।
प्रशस्त मतलब हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुसत्ता और क्या अधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ तथा देशभक्ति की भावना बलवती होने लगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इटली के एकीकरण मेजनी के काबूल और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताइए। ठीक है, इनके योगदान देख लीजिए, बिल्कुल छोटा प्रश्न है, छोटा क्वेश्चन। इटली के एकीकरण के मेजनी काबूल और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके योगदान क्रम से क्या था, निम्नवत रहे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर मेरा चैनल अगर अच्छा लगा है, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है, अभी तक अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।